हैप्पीनेस इट्स नॉट रेडीमेड। हम सब हमेशा खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं। छोटे से लेकर के बड़े तक हर आदमी को खुशी की तलाश है। और शायद आज के भागदौड़ के जीवन में हम सब कहीं ना कहीं बहुत खुश हैं कि हमारे पास पैसे हैं, शोहरत है, हम लोग काफ़ी लोगों को जानते हैं, लेकिन वो जो सुकून और वो इनवर्ड हैप्पीनेस जो रिक्वायर्ड है, जिससे कि हमारे सोल को अपलिफ्टमेंट दे, हम हमेशा प्रसन्नचित्त रहें, चाहे फेवरेबल कंडीशंस में चाहे अनफेवरेबल कंडीशंस में। तो क्या होता है वो केमिकल कंपोजिशन जिससे कि हैप्पीनेस आती है, क्या होता है कि वो मैकेनिकल प्रोसेस जिससे कि हैप्पीनेस आती है, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आज आम से खास के स्पेशल गेस्ट हैं हमारे, जो कि हैप्पीनेस कोच हैं, सर्टिफाइड हैप्पीनेस कोच, जो कि वर्कशॉप्स लेती हैं, सेमिनार्स लेती हैं और लोगों को खुश कैसे रहना है इसके बारे में सिखाती हैं। आई एम रियली एक्साइटेड टू मीट हर इन पर्सन। जब तक कि मैं अपनी टीम के साथ में वहां तक पहुंचता हूं उनका इंटरव्यू लेने के लिए, तब तक आप देखिए उनकी टाइमलाइन। She is like water, powerful enough to drown you, soft enough to cleanse you, deep enough to save you. प्रयागराज में जन्म लिया, वहीं से शिक्षा दीक्षा ली। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में स्नातक की डिग्री ली। After doing MBA, it was a defining experience when she started working with Future Group. She worked with extremely talented, young and dynamic team. वो सभी अपना काम समय पे पूरा करते थे, टारगेट्स भी अचीव कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं वो खुश नहीं थे अपने आप से। Despite her best efforts, she could not help her team recover. Realizing she did not know enough about the science of happiness, she then quit her job to return to school for doing special courses in the field of happiness. This led her current journey. She became a happiness coach. आज ये साइंस ऑफ हैप्पीनेस पे वर्कशॉप और सेमिनार्स लेती हैं। परिवार ने भी इनका हर कदम पर बखूबी साथ दिया। A strong lady can only be with an equally strong man. इनके पति इनके हर फैसले में अहम योगदान देते आए हैं। हैप्पीनेस अर्थात प्रसन्नता, खुशी, यह कोई पहले से निर्मित वस्तु नहीं है। Here to discuss how everything you do changes your brain, please welcome Rachayita Singh Parihar, a happiness coach. हैप्पीनेस शायद हम सब ने जब से जन्म लिया है और तब से मृत्यु तक अपने सिर्फ हैप्पीनेस के ही तलाश में रहते हैं। हमेशा हम खुश रहना चाहते हैं और ये एक बहुत ही कठिन सवाल है, बेहद ही जटिल है कि कैसे हम खुश रहें हमेशा। सो इन ऑर्डर टू नो हाउ टू अटेन हैप्पीनेस, हाउ टू स्टे हैप्पी, हाउ टू गेट सस्टेनेबल हैप्पीनेस, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आज हमारे गेस्ट हैं आम से खास के रचयिता परिहार, जो कि एक ट्रेनर हैं, एक कोच हैं। वो स्कूल्स, कॉलेजेस और कॉर्पोरेट्स में जा करके हैप्पीनेस की ट्रेनिंग देती हैं, हैप्पीनेस की कोचिंग देती हैं। एंड शी इज़ एक्सट्रीमली फेवरेट ऑफ ऑल द पीपल हु अटेंड दोज वर्कशॉप्स। शी लिव्स इन देयर हार्ट और बहुत ही मैं एक्साइटेड हूँ उनसे बात करने में, उनसे ये सारे राज जानने में कि कैसे हम हमेशा खुश रहें। तो आइए सीधे उनसे बात करते हैं। वेलकम रचयिता टू आम से खास। थैंक यू सर। और आज मतलब प्लीज़ आप हमें अपने सारे राज खोल करके बताइएगा कि कैसे एक इंसान खुश रहे हमेशा और ये खुशी जो है सस्टेनेबल भी हो। तो पहला तो प्रश्न मेरा यही है कि हाउ टू बिकम हैप्पी, व्हाट ऑल इट टेक्स टू बिकम हैप्पी। फंडामेंटली अगर इसको एकदम ही सिंपल लैंग्वेज में बात करें, टू बिकम हैप्पी इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू एक्सेप्ट वॉट एवर यू आर, हु एवर यू आर, वेयर एवर यू आर. So just acceptance of your being is a key to happiness. Absolutely. जो भी ट्रेनीज जो होते हैं, जो भी लोग वर्कशॉप और सेमिनार्स आपके अटेंड करते हैं, तो उनमें कैसे आप ये चीज़ इंश्योर करती हैं कि वो इस चीज़ को अपने अंदर ले आए, इनकलकेट करे जो आप सिखा रही हैं, प्लस उस चीज़ को आगे भी, ऐसा नहीं है कि मतलब वॉट एवर इनपुट्स यू गेव, राइट, output is there, right, but it should not be because of those most enchanting 120 minutes being spent with Rachayita Parihar. I might get mesmerized with whatever you are saying,
But if I'm not being able to implement it post that workshop, then all your efforts are going to go in vain. So Right. how do you ensure those that particular output? सर होता क्या है कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग जब भी लोग हमारी वर्कशॉप में आते हैं दे ऑलवेज कम टू लर्न समथिंग न्यू एंड व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेन दे कम फॉर दैट वर्कशॉप दे रियलाइज दैट ओ माय गॉड वी आर नॉट गोइंग टू लर्न एनीथिंग न्यू रादर वी आर गोइंग टू अनलर्न एवरीथिंग वी हैव लर्न टिल नाउ. सो इट्स जस्ट दैट यू नो डिडक्शन दैट हैपन्स ड्यूरिंग दैट जर्नी. वो जो चीज़ें हम माइनस करते हैं, ऐड नहीं करते हैं, उससे हमें बहुत क्लैरिटी मिलता है. जो क्योस अंदर है, जो ट्रैश कलेक्टेड है, वो इतना सॉर्टेड हो जाता है दैट दे गो लाइट, यू नो, दैट दे गो लाइट. एंड आई वुड लाइक टू, एंड आई वुड लाइक टू शेयर अ लिटिल स्टोरी that I actually tell during my workshops also. So there's this place called Mukti Bhavan in Varanasi. Okay. And Mukti Bhavan एक project है और लोग उस पर काम करते हैं. And basically उसका learning क्या है, उसका crux क्या है? उसका crux ये है कि as in Hindu philosophy what we believe is that काशी में अगर मृत्यु होती है तो आप स्वर्ग जाते हैं, ऐसा हिंदूज मानते हैं. एंड ये 40 साल का अपना एक्सपीरियंस है मुक्ति भवन का कि लोग वहाँ सिर्फ मोक्ष पाने आते हैं, मरने आते हैं, बिकॉज दे बिलीव दैट यू नो अगर हम वहाँ गए और हम वहाँ अपने प्राण त्यागेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा. और वहाँ के गार्ड के साथ बात करके एक लर्निंग का जूस निकाला हम लोगों ने, पता किया कि बेसिकली ये होता क्या है, मतलब ये प्रोसेस क्या है, ये लोग क्यों आते हैं, इनकी क्या फ़िलॉसफी होती है, या इनका क्या बिहेवियर पैटर्न होता है. एंड उस गार्ड ने हमें बड़ी ये खूबसूरत चीज़ बताई. उसने बताया कि लोग यहाँ पर सिर्फ मुक्ति पाने शरीर से नहीं आते हैं, वो मुक्ति पाने अपने उस ट्रैश से भी आते हैं. Right. तो बहुत सारे लोग ऐसे आए जिन्होंने अपने भाइयों को चिट्ठी लिखी जिनके साथ सारी ज़िंदगी उन्होंने बातचीत नहीं करी थी, या उन्होंने अपने उन बिगड़े रिश्तों से जिनसे उन्हें दुख मिला था उसको सॉर्टेड करने की बात करी और वो डेथ बेड पे करी. सो जनरली एंड आवर फिलॉसफी इज़ दैट यू नो व्हाट वी लर्न फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस इज दैट यू नो दैट पीपल चूज टू डाई लाइट बट दे डोंट वांट टू लिव लाइट. Absolutely. And we actually make them equip that how can they live light. Great. बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने कही, अनलर्निंग की. Yes sir. बट रजता मतलब आप ये बताइए मुझे कि अनलर्निंग तो दुनिया की एक ऐसी चीज़ है जो कि पॉसिबल ही नहीं है. जैसे जो पोएम मैंने सीख ली, ठीक है, जूनियर ग्रेड्स में, वो मैं भुलवाऊंगा कैसे, वो मैं भुला कैसे सकता हूँ, राइट? या जो फॉर्मूलाज मैंने मैथ्स के सीख लिए उसको अनलर्न कैसे करूँ? दिस इज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. सो हाउ डू यू डू इट? आई मीन इट इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क. बहुत क्लियर बाइफर्केशन है सर, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. इट्स वेरी सिंपल दैट द एरिया वी आर ऑलरेडी परफॉर्मिंग, राइट, इसमें हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है. वो एक बैरोमीटर है हमारा, एक यार्ड स्टिक है कि यहाँ पर एवरीथिंग इज़ ऑल राइट. इट्स जस्ट इन द स्पेस, ये सिर्फ उन्हीं जगहों पे या उन्हीं पहलुओं पे हमें काम करना है जहाँ पे वी आर नॉट ओके. एंड द आयरनी इज़ दैट हम उस बारे में बात ही नहीं करते हैं बिकॉज वी आर सो बिजी प्रोजेक्टिंग अ सेल्फ परफेक्ट that nobody is talking about imperfections, and thus we are collecting trash on daily basis. So this is how we make them unlearn, we make them you know simplify things in life. Coming to the second part of the question, that how do you, it is impossible to unlearn, but why should we unlearn the poems and the maths and the formulas? Because it has actually helped us to build things in life. It is only, it's only about those beliefs and values and those conditioning that is actually not letting us grow, that we need to work upon. So basically it is about mental conditioning, it's about keeping that mental hygiene in Right, the picture. right. Bringing about that mental hygiene in the picture. Right. In total, grudges ना हो, grievances ना हो. आप बहुत अच्छा कह रही हैं, क्योंकि देखिए भाई मेरे जीवन में मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि कल मेरी बर्थडे थी, तो मेरे भाई ने फ़ोन नहीं किया, मैं दिन भर फ़ोन का वेट करता रहा उसके. मेरी सिस्टर ने फ़ोन नहीं किया, मैं उसके फ़ोन का भी वेट करता रहा. ठीक है, और इन द एंड रात में जब दोबारा
मैंने खुद कॉल उनको नहीं किया, ठीक है। जब मैं दोबारा जब कॉल आई मेरे पास शाम को, तो उसने बताया कि मैं सुबह ट्राई कर रही थी, आपका फोन ही नहीं लग रहा था, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क इशू था। So why I did not step ahead? Why did I carry that grudges, that grievances against her, that she did not call me first at first? ठीक है। तो ये सारी चीजों को डिक्लटर करना है बेसिकली आपको। Is happiness. It is what It is happiness happiness. और मैं बहुत बाद में रिपेंट किया रचयिता, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ कि मैं बहुत बाद में रिपेंट किया कि यार मैं क्यों वेट कर रहा था, मैं खुद भी तो कॉल कर सकता था। एब्सोल्युटली सर, इट्स इन फिर वही बात है कि अगर एक्सेप्टेंस है, हाँ। एक एक्सेप्टेंस है, एंड वी आर नॉट, अगेन द कंडीशनिंग इज देयर, यू नो, जहाँ पे माइंड एक तरफ कहता है कि फ़ोन क्यों नहीं किया, तो माइंड 4 रीज़न भी देता है। अरे वैल्यू नहीं है, समझ में नहीं आता है, पता नहीं कौन सी बात बुरी लग गई, जब देखो मुंह बना होता है। सो देयर आर वेरियस वेज योर माइंड एक्चुअली फोर्सेज यू टू थिंक कि आप इस डायरेक्शन में देखें, बट देन आपको अनलर्निंग क्या सिखाता है कि आप एक नए पर्सपेक्टिव से देखें। नया पर्सपेक्टिव की बात है यहाँ पे। I should call and check that whether she is fine. I mean, why the call is not there. So it's just about the choices that we make in life. Life is all about choice. Happiness is all about choice. That how it is happening to you. Either it is happening to you by chance, you know, you are getting happy by chance, or you are happy by choice. By choice. Yeah. Correct. क्योंकि अभी तक तो मतलब मेरे दिमाग में यही था कि आप हैप्पीनेस वर्कशॉप्स जो लेती होंगी, सेमिनार्स जो लेती होंगी, उसमें मतलब लोग डांस करते होंगे, गाते होंगे, काफ़ी एक्साइटेड रहते होंगे, बट आप तो बहुत ही रियलिस्टिक बातें करती हो। सर ये एक डेफिनेशन है। द मोमेंट हम लोगों ने हैप्पीनेस की बात शुरू करी, वर्कशॉप्स को प्रमोट किया, सबको यही लगता था कि वहाँ पर जाकर कुछ ऐसा ही होगा, यू नो, सब डांस कर रहे होंगे, सब एवरीबडी मस्ट बी ड्रिंकिंग, डांसिंग, सिंगिंग। Yes, it happens, but it happens as an outcome. मैं सिचुएशंस या परिस्थितियों अच्छी होंगी तो वो अच्छा नहीं होगा, परिस्थितियाँ जैसी भी होंगी मैं अच्छा होगा। So when you are in sync, जब आपकी मनोस्थिति, आत्मस्थिति एंड परिस्थिति is in sync, is in complete balance, you actually become happy. And वैसे तो happiness एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक बहुत बड़ा डोमेन है, एंड हर दिन एक डिस्कवरी है। सो आई हैव येट नॉट कंक्लूडेड, बट अगर सेफली बात करनी है और कुछ एक अमूमन सी बात करनी है तो ये कह सकते हैं कि हाँ, जब ये तीनों चीज़ें सिंक में हैं, दैट मीन्स यू आर हैप्पी। सो बेसिकली यू मीन टू से कि वो हमको एसेटिक लाइफ नहीं जीना है, बट हाँ अगर हम फिलेंथ्रोपिकली अगर काम कर रहे हैं और चैलेंज नहीं है फिलोसफिकली, तो वो बेसिकली आप फिलॉसफी को इंसान के उसको फाइन ट्यून कर देती है कि वो चैलेंज ना रहे, तो वो डेली एम्ब्रेस करना शुरू कर देगा प्रॉब्लम्स को। मतलब प्रॉब्लम्स के साथ साथ इंसान को हैप्पी होना सिखाती हैं कि प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन देते हुए। यस, ऑब्वियसली सिचुएशन जो भी है, सर्कमस्टांसेस जो भी हैं, उसके इररिस्पेक्टिव माई स्टेट ऑफ बीइंग इज इन कंट्रोल, is calm, is at peace. Whatever it is, when I am at peace, that means I have stayed some amount of happiness in life. Right. तो अब जैसे रचयिता एक मैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव की बात करता हूँ कि जब आप जाती हैं, आप अलग अलग प्रकार के लोगों को वर्कशॉप्स में देखती हैं, तो मतलब कैसे, जैसे एक बच्चा है जो कि स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ रहा है, ठीक है, उसको अलग उसका शायद डिजायर हो कि वो मटेरियलिस्टिकली आगे चल करके चैलेंज ना रहे। पीटर डकर का नाम सभी ने सुना होगा, और वो एक ऐसे इंसान थे जिसके पास बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट्स आते थे और उनसे अपनी कंट्री के रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेके आते थे और उनके साथ वीकेंड्स पे स्टे करते थे। 1-2 दिन रात में रुकते थे, बातचीत होती थी और पूरा एनालिसिस होता था। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मुझे ये मत बताओ कि मैं आपको कितनी अच्छी बातें बता रहा हूँ, मुझे ये बताना, मुझे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है जानने में कि जो अच्छी बातें मैंने बताई उनके साथ आपने किया क्या, सो हाउ यू हैव इम्प्लीमेंटेड इट इन योर लाइफ। एंड विद आवर वर्कशॉप सर, हमारा एजेंडा, ये हमें भी लिमिटेशन पता है कि अगर हम 6 घंटे का वर्कशॉप कर रहे हैं
तो उसमें से वो 6 घंटे उस इंसान को नहीं याद रहने वाले। हम्म, ही इज ओनली गोइंग टू टेक जस्ट दैट वन थिंग, दैट वन एक्टिविटी विच विल चेंज हिज लाइफ, जो कि कॉमन इंटरसेक्शन निकलेगा आपकी बातों में और उसकी प्रॉब्लम्स। उसकी प्रॉब्लम्स में, एंड देयर ही इज गोइंग टू फाइंड दैट यू टर्न, एंड इवन इफ दैट 1% आउट ऑफ 60 टेक्स यू टर्न, आई थिंक योर जॉब इज डन। रचयिता, एक और प्रश्न है मेरा। अभी मैं एक व्यक्ति से इंटरेक्ट कर रहा था जो कि एक एंटरप्रेन्योर है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, लास्ट 35 इयर्स से वो बिजनेस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि, मतलब ये बात लखनऊ की है इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि मैं हजरतगंज से अलीगंज तक कार ड्राइव करके आता हूँ, मैं सिर्फ बिजनेस सोचता रहता हूँ। जब मैं पहुँच जाता हूँ तो मुझे ये नहीं याद रहता कहाँ ट्रैफिक थी, या मुझसे कोई 1-2 लोग मिले तो मैं क्या बात किया था, कुछ नहीं याद रहता। आई एम सो इनग्रॉस्ड इनटू इट। ठीक है, मैं सो नहीं पाता हूँ, ठीक है, रात में मुझे नींद नहीं आती है। तो मुझे डॉक्टर्स ने मना किया है फ़ोन पे बात करने के लिए, 10 मिनट से ज़्यादा बात करने के लिए, न्यूरो की प्रॉब्लम्स हो गई हैं। तो आप कैसे प्रोसेस को मेरे लिए प्लीज़ इजी बना दीजिए कि मेरे लिए ट्रैकिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, वो इजी हो जाए। ऑटोमेशन के ऊपर उन्होंने बात किया हमसे। तो खैर ये तो अलग पहलू है, लेकिन मुझे उनसे बात करके कि ये लगा, एक डर सा आया कि ऐसा तो मतलब हम सभी के साथ में होने जा रहा है, क्योंकि वी आर ऑल्सो सो मच इनग्रॉस्ड इनटू आवर वर्क, आवर डेली लाइफ, कि ये हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट समय होने जा रहा है। तो मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहूँगी कि हम लोग बच्चों के साथ भी वर्कशॉप्स करते हैं। तो अगर देखा जाए तो हम लोग जब छोटे थे तो हम कितने खुश थे, और हमारे खुशी के पैरामीटर्स क्या होते थे, कोई हाई फंडू कोई चीज़ नहीं थी। और उस हिसाब से अगर देखें तो हम जब ग्रो करने लगे तो हमारा शरीर बढ़ा। बहुत अच्छी बात आप हमारा लाइट चली जाती थी तो हम खुश हो जाते थे कि खेलने का मौका मिलेगा। लकड़ी की अगर डाल पे हमने झूला भी डाल लिया तो इट वाज लाइक हमें जिंदगी मिल गई, यू नो, हेवन। तो एक ऐसा दौर था जब हमें कोई चाहिए था दुखी करने के लिए, और वही हम हैं। तो अगर वही हम हैं और जिस हिसाब से हम बड़े हुए, उस रेशियो में, जैसे हमारा शरीर बड़ा हुआ, हमारा इमोशनल क्वोशंट बड़ा हुआ, हमारा इंटेलेक्ट बढ़ा हुआ, तो हमारी हैप्पीनेस भी तो बढ़नी चाहिए थी। बढ़नी चाहिए, बिल्कुल बढ़नी चाहिए। पर क्यों नहीं बढ़ती है? ये वापस क्यों जाती है? ये ऐसे क्यों है? ये रेशियो इनवर्स क्यों है? क्योंकि कंडीशनिंग होती है, बहुत सी चीज़ें सीखते जाते हैं और हैप्पीनेस पीछे छूट जाती है। बहुत सी कंडीशनिंग होती है। पहली कंडीशनिंग होती है दैट इफ़ यू आर सक्सेसफुल प्लस अगर आप कुछ अचीव कर रहे हैं लाइफ में इज इक्वल टू यू आर हैप्पी। बहुत से माँ बाप ये सिखाते हैं, पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? बड़ा आदमी बनना है। बच्चे को लगता है बड़ा आदमी इज इक्वल टू बहुत सारा पैसा, 4-5 नौकर, 6-7 गाड़ियाँ, इज इक्वल टू मी हैप्पी। और वो उस दौड़ में निकल जाता है विदाउट इवन रियलाइजिंग दैट उसका इसेंशियल नेचर वॉज हैप्पी। वो लाइट जाने पे खुश होता था और लकड़ी के झूले पे खुश होता था। हैप्पीनेस वॉज देयर। ये जो प्रोसेस है इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अनहैप्पी, इट्स नॉट द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग हैप्पी। अगर माँ बाप ने ये सिखाया होता कि जो आप करने में आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है आप उसको पकड़ो and do it with all your heart and hard work, no, this will make you happy and success will be an outcome. ये गाड़ी, शोहरत, पैसा, it will follow, but you should do, your focus should be doing things that make you actually happy. So शायद हमारी परिभाषा जीवन में खुशी की अलग ही होती और हमारे लिए खुशी एक खोज ना होती। बहरहाल ये भारत को अब कोलंबस और वॉस्को डिगामा की ज़रूरत नहीं है। हैप्पीनेस के लिए शायद रचयिता पर्याप्त मतलब काफ़ी हैं हम लोगों को उस चीज़ को रीडिस्कवर करने में हेल्प करने के लिए। जबकि अभी तक हम शायद ये सोचते थे कि इंडिया में इंडिविजुअल लेवल पे जो इकोनॉमिक फ्रीडम होनी चाहिए, शायद अगर वो मिल जाए तो उससे हैप्पीनेस आ जाएगी। Again we are coming back to that definition that success plus achievement is equal to happiness. That is what we feel, but that is not the truth. Absolutely.
क्योंकि अगर वो शायद वैसा होता तो यूएस में सबसे ज़्यादा Forget about US, sir. Let's talk about India. 60% of people who are depressed, they are CEOs. जिनके इर्द गिर्द वो ज़िंदगी घूमती है, जिसको हमें लगता है कि वो खुशी की परिभाषा है, बट ऐसा नहीं है. अगर ऐसा होता, और कंपैरिजन उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, दे आर हैप्पियर. सो एक चीज़ तो हम कंक्लूड कर ही सकते हैं सेफली, दैट मनी एंड अचीवमेंट एंड सक्सेस इज नॉट इक्वल टू हैप्पीनेस. चल रचयता, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और शायद ये हमारे जीवन में हमारे अराउंड रिवॉल्व कर रहा है लगातार. वी आर सराउंडेड विद इट. डिप्रेशन जैसा वर्ड की मैं डिप्रेस्ड हूँ, आई एम पुट ऑफ, आई एम डिजेक्टेड, आई एम फीलिंग लो, आई एम नर्वस. तो ऐसे चीज़ों से जब हम घिरे हुए हैं चारों तरफ से, और शायद बाहरी दुनिया में मतलब हमें ऐसा लगता है कि बहुत खुश है जो आदमी, वो भी सुसाइड कर ले रहा है. बताइए, ये सारी प्रॉब्लम्स, ये नई जो क्रॉप अप कर रही हैं, इनको आप कैसे एड्रेस करते हो? डिप्रेशन का ऑपोजिट क्या है? एक्सप्रेशन. क्योंकि हम एज अगेन कमिंग बैक टू सोसाइटी, हम लोग नॉलेज को नहीं लैक करते. आप नाम लीजिए और हमें पता है. इनफैक्ट अगर हमें नहीं पता है तो हम एंग्शियस होते हैं. ब्यूटीफुल रचयता, मतलब एक्सप्रेशन के थ्रू, शेयरिंग के थ्रू हम बेहतर कर सकते हैं. अगर हमें नहीं पता है तो हम एंग्शियस हो जाते हैं कि ऐसा कैसे है कि हमें नहीं पता है. और आजकल गूगल है, आप बस नाम डालिए और आपके पास नॉलेज है. तो नॉलेज के पार्ट पे हम लैक नहीं कर रहे हैं, हम लैक एक्सप्रेशन के पार्ट पे करते हैं. और एक्सप्रेशन के पार्ट पे भी लैक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते हैं. एंड एक्सपीरियंस कब आता है? When you explore. And how will you explore if you already know? Because experience comes from the domain of exploring, and exploring comes from the domain of I don't know. It doesn't come from the domain I know. Correct. So inquisitiveness होनी चाहिए. बहुत ही अच्छा आपने समझाया कि भाई डिस्ट्रेस का पार्ट है. डिस्ट्रेस तो नेगेटिव है, बट उसका यूज स्ट्रेस है. यूज स्ट्रेस मीन्स अगर आप ज़्यादा शेयर करोगे, पॉजिटिव स्ट्रेस, मतलब वो दैट विल गिव यू किक टू डू बेटर. ग्रेट. रचयता, अभी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट आई है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है. उसको मैंने देखा कि एलन मस्क से लेकर के बड़े बड़े लोग, सभी लोग डिस्कस कर रहे हैं. उसमें ये है कि वो रेम के ऊपर है, स्लीप इंजीनियरिंग के ऊपर, रैंडम आई मूवमेंट्स के ऊपर, कि 2.5 साल के बच्चे का 50% तक डेवलप हो जाता है 2.5 साल तक में. मतलब ग्रो करता है रेम, रैंडम आई मूवमेंट्स, और उसके बाद वो डिक्रीज करना शुरू कर देता है. 10 साल में वो हो जाता है मात्र 25% बचता है. ठीक है, इतना कम हो जाता है. और 50 साल में 15. तो बहुत बुरी तरीके से वो डिक्लाइन करता है 2.5 साल के बाद. क्यों? क्योंकि रेम का जो बेसिक काम है वो है न्यूरॉन्स को, पैटर्न्स को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना न्यूरॉन के पैटर्न्स को, जिससे कि वो कनेक्ट कर पाएँ. सो 2.5 साल के बाद वो क्या होता है कि वो बायोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों ही किस्म से वो सिर्फ डेली के जितने हमारे केमिकल फ्लूइड्स, जितने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, उन्हीं के रिपेयरिंग और मेंटेनेंस में ही उसका पूरा वो गुजर जाता है. तो वही वो 15% बचता है. सारा काम उसका रिपेयरिंग और मेंटेनेंस डेली का चलता है. तो इसको ये तो दिस इज़ वेरी टेक्निकल. जब से मैंने इसके बारे में पढ़ा है तब से मैं आपके बारे में सोच रहा था कि इसको मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा कि कैसे हम अपनी स्लीप को इंजीनियर करें, ताकि हम वो सिर्फ रिपेयरिंग और मेंटेनेंस से हट करके कुछ रोज़ बिल्ड भी करें ऐसा. क्योंकि 1/3 पार्ट हम 8 घंटा हमारा सोने में गुजरता है, तो वो सिर्फ हीलिंग तक नहीं रहे, कुछ बिल्डिंग भी हो. जो कि एक छोटा बच्चा शायद बहुत मस्त होता है, खुश होता है, ठीक है, प्रसन्न रहता है हमेशा, उसको आप डांट दीजिए उसके बाद फिर वो खुश रहता है और सोने को वो फुल एंजॉय करता है. हम लोग सोने में भी बहुत डिस्टर्ब रहते हैं. तो प्लीज कैन यू सिंप्लीफाई इट? सो इट्स एब्सोल्युटली, इसका सारा कनेक्शन हमारे मनोस्थिति और हमारी आत्मस्थिति से है. क्योंकि हम इतना ज़्यादा क्लटर्ड हैं अपने दिमाग में कि नींद भी हमें ढंग से नहीं आती है.
और हम उसी इम्प्रेशन को कभी कभी देखिए हमें ड्रीम्स भी अपने स्टेट ऑफ माइंड से रिलेटेड आते हैं, सपने भी हमें अपनी परिस्थितियों से रिलेटेड आते हैं, हम इतना ज़्यादा उससे डीपली कनेक्टेड हैं, इम्पैक्टेड हैं, इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो सबसे पहले ये यहाँ से ही स्टार्ट करना पड़ता है, ये क्योस यहाँ पे है, ये क्लटरिंग यहाँ पे है, एंड विच इज़ वाई हमारा वर्कशॉप क्या कहता है, हम कुछ भी नया नहीं दे रहे हैं आपको, हम उस क्लटर में ऐड नहीं कर रहे हैं, हम इसमें डी क्लटर कर रहे हैं, हम उसमें से माइनस कर रहे हैं। यानी आप वो जो नेगेटिव पैटर्न्स जो आपस में न्यूरॉन्स जो कनेक्ट करते हैं कि आपके दिन भर में नेगेटिव क्या हुआ, उसको आप जोड़ते हैं तो उससे आपकी मेमोरी बैंक में जाता है, वो गड़बड़ होगी, क्योंकि उसका भाई इनपुट जो रहेगा उसी से रिलेटेड तो आउटपुट भी निकलेगा वैसा ही ना। तो अगर वो पॉजिटिव को अगर हमने दिन भर में क्या किया वो अगर न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट करेंगे तो आउटकम भी पॉजिटिव निकलेगा, हमारा नेक्स्ट डे भी अच्छा गुजरेगा। लेकिन जब हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर हमारा इन्वायरमेंट इज़ नेगेटिव, आप न्यूज़ चला लीजिए या पेपर पढ़िए तो क्या रेशियो है पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव वर्ड्स का, इट्स लाइक 1:99। सो 99 वर्ड्स आपको नेगेटिव मिलते हैं वर्सेस 1 वर्ड जो कहीं पॉजिटिव होता है। दिस इज़ हाउ आपकी कंडीशनिंग बिल्डअप होती है। टीवी आप ऑन करते हैं, न्यूज़ चैनल आप चला देते हैं, एक और आधा घंटा भी देखते हैं, यू स्टार्ट फीलिंग एंक्शियस because the conditioning is such that you can only see negativity around, and which is why आपको वो negative ज़्यादा impact करता है rather than कि वो positive को हम cherish नहीं कर पाते हैं। ये जो ड्यूरेबिलिटी है ये नेगेटिव एक्सपीरियंस की ज़्यादा होती है rather than पॉजिटिव एक्सपीरियंस की। ब्यूटीफुल। वोकैबुलरी इज लाइफ, मतलब वोकैबुलरी अगर हम अपनी करेक्ट कर लें राइट, शायद कि उससे जो टीवी अब हम तो देख ही रहे हैं, मजबूरी है हमारी, बहुत अच्छा आपने कहा, लेकिन उसमें से सिर्फ हम पॉजिटिव चीज को सिर्फ ले और नेगेटिव को साइडलाइन। सो रादर देन सेइंग दैट आई एम डिप्रेस्ड, आई कैन से दैट आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड। So it is just a state of I am not depressed, it's just I am feeling. So feeling, emotions क्या हैं? It's energy in motions. That घूम रहा है, वो आज है वो कल नहीं होगा। Today you are feeling depressed, it is very normal to feel depressed. Right. There is no need to. Happiness का मतलब ये नहीं है that it's an assurance that आप हमेशा 100% आप happy रहेंगे, 24 घंटे आप happy रहेंगे, ऐसा नहीं है। It's just that how you are internalizing unhappiness. So रचयिता, ये तो बात अभी हम लोगों ने की कि करेंटली आप क्या कर रही हैं, आप अपने कुछ पास के बारे में हमें बताएंगी कि कैसे कहाँ कहाँ आपने पढ़ाई किया, क्या क्या कैसे कैसे करके डेवलप की, ग्रो किए आप? सर मैंने अपनी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन जो है वो इलाहाबाद से ही किया, और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने MBA किया है और वो मैंने दिल्ली से किया। उसके बाद फिर मैंने पैंटलून में एज HR काम किया, और बट मेरा हमेशा से एक अंदर से एक क्वेस्ट थी कुछ डिफरेंट करने की, लीग से कुछ हटके करने की, मुझे उसमें मज़ा नहीं आता था। तो समहाउ करते करते ये एक हैप्पीनेस का मुझे बहुत ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट करी कि लाइफ में हर कोई हैप्पीनेस ढूंढ रहा है, और मैं भी उनमें से एक थी। और इसको कैसे पाया जा सकता है? हाउ कैन वी बी जस्ट बी हैप्पी? एंड दैट इज़ हाउ इट मेड सो मच सेंस टू मी दैट आई थॉट इट विल मेक सेंस टू एवरीबडी, एंड दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड दिस थिंग, हैप्पीनेस वर्कशॉप्स। तो जब आप ये वर्कशॉप्स करना आपने शुरू किया, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कुछ एक दो एक्सपीरियंसेस आप अपनी शेयर करना चाहेंगी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें आपने क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या ट्रिगर मोमेंट्स थे, उनके बारे में आप ज़रूर बताइए कि ट्रिगर मोमेंट्स क्या थे। हाँ सर, एब्सोल्युटली। जब मैंने ये काम शुरू किया सर तो चैलेंजेस वर लाइक यू नेम इट एंड इट वाज देयर। पहला तो शायद यही कि क्या ये स्वयं हैप्पी हैं जो हमको ट्रेन करने जा रही है, और इनका इनफैक्ट आप जब ये बोल रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है कि शायद साल भर पहले भी जब मैंने अपना एक वर्कशॉप का फ्लायर डाला था तो किसी ने मुझे एक क्वेरी डाली दैट व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन। हाँ, आर यू क्वालिफाइड टू ट्रेन अस ऑन हैप्पीनेस? दैट मींस यू योरसेल्फ इज हैप्पी और नॉट? बेसिकली आई वांट टू गेट कन्विंस्ड ऑन दिस। या So everything was supposed to be built up. It was just not work. सिर्फ काम ही नहीं था,
सिर्फ हैप्पीनेस ही नहीं थी, हर तरह से चैलेंज ही था, क्योंकि चीज़ एकदम नई थी, एकदम ही अनोखी थी। और वो कहते हैं ना कि जब आप किसी पुरानी चीज़ की धूल हटाते हैं और उसको रीस्ट्रक्चर करके आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो उसमें डबल मेहनत लगती है। सो मुझे बहुत से ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे बोला कि यू नो दिस इज़ सुसाइडल, अगर आपको कुछ नहीं करना है तो इट्स बेटर जस्ट, अगर अपने आप को हताशी करना है तो घर बैठ के हो जाओ आराम से, वाई आर यू टेकिंग सो मच पेन। बट आई डोंट नो, दिस रेजोनेशन विद दिस वर्ड हैप्पीनेस वॉज सो डीप एंड स्ट्रॉन्ग. Nothing could defy my spirit. No, nothing came in between. I was like so sure that it is going to make sense. So when there was no opportunity, I just changed my path. ऐसा भी था कि मैंने रास्ते बदल दिए कि अगर उस रास्ते गोल तक आप रिजिड रहीं कि इसको हाँ, मुझे ये मालूम था कि ये जो मैं देने निकली हूँ शायद ये लोगों को अभी कम समझ में आ रहा है, बट जिस दिन आ जाएगा उसको ये बहुत वैल्यू करेंगे और इसका रिपल इफ़ेक्ट बहुत ह्यूमंगस होगा. तो शायद ये शुरुआत एक से हो रही है, बट ये एक से अगर एक को भी जाता है तो वो एक किसी दो को देगा, वो दो किसी चार को देंगे और ये चार किसी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी. एंड वो और भी ज़्यादा मेरे लिए एक अट्रैक्टिव मोटिवेशन या टारगेट हो गया टू जस्ट चेक माई सेल्फ आउट कि अच्छा ऐसा है. बहुत अच्छा आपने बोला, क्योंकि भाई लोगों के लिए एकदम नई चीज़ है. भाई हम मैकडोनल्ड्स जाता है एक छोटा बच्चा और वो हैप्पी मील देखता है, हैप्पी मील पे एक केस स्टडी बना है. बेसिकली मील में तो उसे इंटरेस्ट ही नहीं है, उसे इंटरेस्ट इस चीज में है कि वो मील खा करके वो हैप्पी हो जाएगा. बिल्कुल. तो मैं ये वर्कशॉप अटेंड करके मैं हैप्पी हो जाऊंगा, इसमें मुझे इंटरेस्ट है. बट चैलेंज यही है कि वो हैप्पी होगा कैसे. तो क्या क्या चैलेंजेस आए आपको, मतलब किसी एक वर्कशॉप के बारे में आप हमें बताएं प्लीज. मैं सर गुजरात गई थी एक वर्कशॉप के लिए और फर्स्ट डे मेरा, मैं कभी आज तक लाइफ में गुजरात नहीं गई. सो मुझे एक तो पहले ये नहीं मालूम था कि वहाँ के लोग कैसे होते हैं और उनका डेमोग्राफिक कल्चर क्या है, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, किस टाइप का टेम्परामेंट होता है. मैं हमेशा यूपी की साइड में ही पली बढ़ी और रही हूँ, और या मैं दिल्ली गई हूँ. तो मुझे मेरा ट्रैवल हिस्ट्री कोई बहुत एक्सपोनेंशियल नहीं था जहाँ से मुझे ये पता चले कि ये बैकग्राउंड क्या होगा या मैं इसको कैसे कस्टमाइज़ करूँगी इनको समझ में आए. तो मेरा पहला दिन वर्कशॉप का था और मैं अपना वर्कशॉप दे रही थी और तभी उस वर्कशॉप में एक सर थे जिनका एज समवेयर अराउंड 60 था. एंड वो मुझे देखते रहे ना, मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन पुटअप किया और मैंने उनसे पूछा तो आपने मतलब आपका क्या टेक है इस बारे में. और उन्होंने मुझे डांटते हुए बोला कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि आप जो भी बोल रही हैं वो इंग्लिश में बोल रही हैं, हमें इंग्लिश नहीं आती तो कैसे समझें. एंड मुझे हर कोई एकदम अजीब सी सिचुएशन हो गई कि मतलब ये फैसिलिटेटर को डांट रहे हैं और मतलब ये क्या है. बट इट स्टेड विद मी और मुझे लगा कि अरे मैं इतनी हज़ारों मील दूर आई और जो देने आई हूँ वो दे ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है, बस इतना सा. एंड मैं वो पूरी रात नहीं सोई सर. और मेरी वर्कशॉप की जो भी स्पीच थी उसमें जितने भी टफ वर्ड्स थे उन सबको मैंने गुजराती में ट्रांसलेट किया और मैंने उसको अंडरलाइन कर करके सब गुजराती में अपनी स्पीच ट्रांसलेट करी. एंड नेक्स्ट डे जब मैं गई तो उसको एंड आई स्टार्टेड विद दैट गुजराती एक्सेंट एंड लैंग्वेज and I just can't tell you, people they went crazy, they were clapping, they were laughing and they were like मतलब ये कैसे सोचा. And that gave me, that helped me to build that connection, which is that fundamental foundation of my workshop, because it talks about connection. It is all about connection with others and connection with your own self. Correct. सो रचयिता, इसका जो आपने बताया ये बहुत ही बड़ी लर्निंग है हमारे लिए भी और हमारे व्यूअर्स के लिए भी, कि बेसिकली फंडामेंटली और कंसेप्चुअली दोनों तरीके से आपकी वर्कशॉप में कोई चैलेंज नहीं था. बट हाँ, प्रॉब्लम था, क्रक्स ऑफ द स्टफ वाज कि जब वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहा था सिर्फ एक लैंग्वेज बैरियर की वजह से, तो आपने उसको पीसेस में तोड़ करके रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम पे आप पहुंची और वो था कि वर्ड्स उन्हें नहीं समझ में आ रहे थे और उसको सॉल्यूशन दिया रूट कॉज को. तो भाई लोग उससे
कनेक्ट करने लगे, तो कनेक्शन में प्रॉब्लम नहीं था। सारा प्रॉब्लम कहाँ था कि लोगों को अंत में मतलब योर एफर्ट्स विल गो इन वेन अगर आपकी बात समझ में ही नहीं है, समझ में नहीं आई। और इतना मतलब डीप डाउन जा करके आपको आपके जैसे ट्रेनर्स को मेहनत करनी पड़ती है। हाँ सर, और दिस इज कमेंडेबल। और उस वर्कशॉप का फीडबैक आज तक जितनी भी मैंने वर्कशॉप्स करी हैं सबसे बेहतरीन था। वहाँ के ट्रेनिंग मैनेजर ने मुझे ये चीज़ बोली कि आप 35 इयर्स है मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो काम मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक कभी ऐसा फीडबैक नहीं मिला है। मैडम आपने इनके साथ क्या किया है, 2 दिन में आपने ऐसा इन्हें क्या दे दिया। सर इट वाज मतलब एंड ऑफ द डे ऐसा हो गया था कि जब लास्ट डे था और मैं निकल रही थी, ऐसा नहीं लगा मुझे कि मैं एक वर्कशॉप करके जा रही हूँ, मुझे ऐसा लगा कि एक परिवार छोड़ के वापस जा रही हूँ। और आज भी वो वार्मथ है और आज भी वो कनेक्शन है उनके साथ। करेक्ट। और शायद इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन जो आप उनके अंदर लाना चाह रही थी वो खुद स्वयं आप अपने अंदर लाई, उनके लिए आपने अपने आप को एडजस्ट किया और सीखा आपने, मतलब ओवरनाइट चीज़ों अपने अंदर चेंजेस लाए। ये बहुत बड़ी बात है। यही तो पैराडाइम शिफ्ट मारना ही तो सीखना है जीवन में, तभी तो इंसान खुश होगा। रचयिता, आप एक बहुत ही सक्सेसफुल करियर आप जी रही थी, आप जॉब कर रही थी, यू वर मैरिड, यू हैड किड, बट उसके बाद एज एन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि बिकॉज दिस इज एन एंटरप्रेन्योरल स्टाफ, राइट, तो इस पे स्विच मारने में वो क्या केमिकल चेंजेस आपके उसमें आए, आपको लाने पड़े, इनफैक्ट वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोलना कि क्या क्या आपने अपने अंदर चेंजेस लाया, अपने एटीट्यूड में, अपने बिहेवियर में, और क्या क्या चीज़ों ने आपको मदद की। सर फर्स्ट चीज़ ये थी कि ये आइडिया ही एंटरप्रेन्योरशिप का कहाँ से आया। सो ये आइडिया एंटरप्रेन्योरशिप का आया क्योंकि ये दिमाग में क्लियर था कि मुझे फैमिली को प्रायोरिटाइज करना है, और वो जॉब में पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा कर सकें जो हम अपनी शर्तों पे कर सकें, यू नो, जहाँ पर अगर आप एक पार्ट पे बहुत कंटेंट हैं बट अदर पार्ट पे आप गिल्टी फील कर रहे हैं तो आप 100% नहीं दे पाएंगे। सो समवेयर दैट वाज एन इशू विद मी, एंड मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं कुछ अपना करूँगी सो मे बी आई कैन एडजस्ट थिंग्स अराउंड what seems to be a priority for me. So my family was a priority for me, and इस वजह से ये एक इंस्पिरेशन आया कि मुझे अपना काम करना चाहिए। And when I started with this thing, since I had this fair amount of एक मुझे बैकग्राउंड था कि मैं क्या कर सकती हूँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा रेजोनेशन एक ट्रेनिंग पार्ट पे होता था, बिकॉज आई वॉज वर्किंग एज ए HR। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं ट्रेनिंग में आई वांटेड टू डू समथिंग, बिकॉज ट्रेनिंग के नाम पे ही लोग कहते थे अरे चलो चलो छुट्टियां मनाने का टाइम आ गया, इट्स अ पेड वेकेशन, कंपनी आपको भेजती है एंड आप उसके खर्चे पे रहते हैं एंड देन यू लर्न नथिंग। एंड दिस इज़ हाउ ये मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था, ऑल्सो बीइंग एज एन एम्प्लॉय। सो आई थॉट कि इस डोमेन में कुछ चेंज कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जहाँ पे दे फील इट्स अ वेकेशन बट इट्स ऑल्सो अ लर्निंग। So then I ventured into this, this experiential learning के part पे I progressed. रचयिता, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप इलाहाबाद से बिलोंग करती हैं, प्रयागराज से, जो कि अभी उतना जहाँ पर मॉडर्नाइजेशन अभी नहीं हुआ है, ठीक है, पैट्रिकल सोसाइटी है वो तो पूरे इंडिया में है, ठीक है, तो आप जब बिजनेस में जाने का आपने सोचा तो आपको फैमिली के एंड से क्या क्या सपोर्ट मिला, क्योंकि बिकॉज ज़्यादातर फीमेल्स को यही प्रॉब्लम होती है, वो लोग बिजनेस नहीं कर पाते बिकॉज दे डोंट गेट सपोर्ट, राइट। सो व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट डिड यू गेट, ठीक है, उससे लोगों को, शायद हमारे व्यूअर्स को काफ़ी मदद मिलेगी समझने में कि क्या करना क्या चाहिए उनको। So basically I lost my father when I was just 6 years. So my family was not a patriarchal family. My mother was the man of the house. And वो बहुत ही सुलझे विचारों की और बहुत ही ब्रॉड माइंडेड महिला रही। उन्होंने हमें, मेरे और मेरे भाई को हमेशा एट पार अपब्रिंगिंग दी। ये मेरी कंडीशनिंग थी कि मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि किसी पार्ट पे मुझे रोका गया क्योंकि मैं लड़की हूँ, या मेरे भाई को आगे बढ़ाया गया क्योंकि वो
बॉय है. मैं कहीं भी लाइफ में लड़खड़ाऊंगी, आई नो दैट यू नो Your mother I is have there, them, your they have brother is got there. my back. Yeah, both of them have got my back. Because ये शानदार केमिस्ट्री ब्रदर सिस्टर की या मदर डॉटर की, ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है और ये तो पिलर स्ट्रेंथ तो देती ही है. Exactly, exactly. वर्क लाइफ बैलेंस आज के हमारी समाज की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है. तो वो कैसे आपने अपने अंदर लाया, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे स्ट्राइक किया? सर वर्क लाइफ बैलेंस पे अगर बात करें तो ये बेसिकली ये एक टोटल एक यूनिट का सपोर्टिव एफर्ट होता है, जैसे एक वर्क लाइफ बैलेंस एक लेडी स्ट्राइक कर सकती है, यू नो वुमन कैन स्ट्राइक. तो जितना उस वुमन का पार्ट होता है उस वर्क लाइफ बैलेंस में, उतना ही उसके पार्टनर का पार्ट होता है. एंड आई हैव बिन फॉर्चुनेट इनफ, मैं बहुत भाग्यशाली रही हूँ कि मुझे जीवन साथी भी ऐसे ही मिले जो मेरी फैमिली की फ़िलॉसफी से डिफरेंट नहीं थे. हालांकि वो एक डिफरेंट कंडीशनिंग से आते थे, एक डिफरेंट अपब्रिंगिंग से आते थे, और वहाँ पर सेटअप पेट्रियार्कल आज भी है, बट ही वॉज अ ब्यूटिफुल चेंज विद इन हिज फैमिली. सो ही एक्चुअली रिस्पेक्टेड माई ड्रीम्स, he valued and cherished my passion towards my work, and he beautifully gave what was required to shape me who I am today. I mean, he is a man who is not afraid to stand by his woman's side and be known as Rachayita's husband. So yes, he is a unique person, and I am gifted and I am blessed. तो शायद जिस क्वेश्चन का शुरुआत पे हम लोग आंसर ढूंढ रहे थे इंटरव्यू में कि क्या ये स्वयं में हैप्पी है, वो आंसर यहाँ पर मिल जाता है कि जिसने जस्टिस किया मदर डॉटर रिलेशनशिप में, जिसने जस्टिस किया ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में, और जिसने जस्टिस किया मदर सन और हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में, तो यू आर अ कंप्लीट पैकेज बेसिकली. I would like this is the reason you are happy. I would like to believe that, sir, but I don't know. This is they are the best person to answer this. I may not be the right person to say it. Maybe they are the best person to answer it. रचयिता, one thing is for sure कि आप अपने वर्कशॉप्स के साथ में निश्चित तौर पे जस्टिस करती हैं. Thank you very much, रचयिता. It was lovely speaking with you. It was great fun, great learning, immense learning. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for having me here. Thank you.